ये 21 मार्च का करंट अफेयर है। अगर आप इस YouTube चैनल को फॉलो करते हैं तो इसके कम्युनिटी पेज पे ज़रूर जाइए। डेली करंट अफेयर वहाँ पे पोस्ट किया जाएगा, जो कि एक न्यू इनिशिएटिव है। आई होप कि आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आज का टॉपिक जो है वो देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन वाटर पार्टनरशिप। ऑस्ट्रेलियन वाटर पार्टनरशिप और ICIMOD ने गंगा के बेसिन वार प्रबंधन पर रिपोर्ट जारी किया है। बेसिन वार प्रबंधन पर रिपोर्ट जारी किया है। AWP और इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने 2019 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा के बेसिन वार प्रबंधन के लिए चुनौती एवं अवसरों का विश्लेषण करना है। गंगा बेसिन प्रबंधन से संबंधित मुख्य बिंदु पर एक नज़र डालते हैं। जो कुछ चुनौतियां हैं इससे रिलेटेड उसको देखते हैं। विविध जटिलताएं। बेसिन का विशाल आकार सामंजस्यपूर्ण गवर्नेंस में बाधा उत्पन्न करता है। लैंगिक समस्याएं, गरीबी, सामाजिक असमानता, जलवायु परिवर्तन आदि इसकी जटिलताओं को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है खंडित गवर्नेंस व्यवस्था। बेसिन वार सहयोग को बढ़ाने वाले बहुपक्षीय समझौतों का अभाव है। वहीं द्विपक्षीय समझौते बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और अल्पकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। पर्याप्त डेटा की अनुपलब्धता के कारण पर्याप्त डेटा की अनुपलब्धता है। यह अनुपलब्धता जो है अलग अलग जेंडर के व्यक्तियों, देशज समुदायों, वंचितों आदि के अनुभवों के स्तर पर अधिक है। नेक्स्ट है अवसर, इसका देखते हैं। जलवायु परिवर्तन बेसिन वार एकीकृत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अवसर प्रदान करता है। मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों में बेसिन स्तरीय मुद्दों का उल्लेख किया गया है। मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों में जो है बेसिन स्तरीय मुद्दों का उल्लेख किया गया है या उन मुद्दों को स्वीकार किया गया है। साथ ही ये समझौते समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच विकास के लिए सहयोग पर फ्रेमवर्क समझौता 2011 में जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा जैसे बेसिन स्तरीय मुद्दों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट इसका जो सिफारिशें हैं वो देखते हैं। बेसिन के प्रमुख मुद्दों को समग्र बेसिन की राजनीतिक व्यवस्था से अलग करना चाहिए। किससे? राजनीतिक व्यवस्था से जो है इसको अलग करना चाहिए। ये इसकी सिफारिशें हैं जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसका। बहुपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों का विस्तार करना चाहिए। अनुसंधान विस्तार और डेटा संग्रह एवं उन्हें साझा करने का समर्थन करना चाहिए। स्थानीय सहयोग बढ़ाने के लिए सामुदायिक समूहों की क्षमता को मजबूत करना चाहिए। सामुदायिक समूहों की क्षमता को मजबूत करना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है विश्व मौसम संगठन ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट जारी की है। उसके बारे में देखते हैं। WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है। WMO जो है विश्व मौसम संगठन, वो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है। यह मौसम विज्ञान, परिचालनात्मक, जल विज्ञान एवं संबंधित भूभौतिकी विज्ञान विषयों से संबंधित एजेंसी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में ग्रीन हाउस गैसों के स्तर, धरातलीय तापमान वृद्धि जैसे जलवायु संकेतकों ने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। साथ ही यह रिपोर्ट दुनिया भर में जलवायु कार्रवाई संबंधी वित्त पोषण की स्थिति को भी रेखांकित करती है। जलवायु वित्त पोषण की वर्तमान स्थिति। जलवायु संबंधी कार्रवाई के लिए वित्त पोषण 2021-22 में $1.3 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। यह 2019-20 के स्तर की तुलना में लगभग दुगना है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, ब्राज़ील, जापान और भारत को कुल वित्त पोषण में वृद्धि का 90% हिस्सा प्राप्त हुआ है। वैश्विक ताप वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए जलवायु संबंधी कार्रवाइयों में वित्तीय निवेश बढ़ाने की जरूरत है। इस निवेश में 2030 तक वर्तमान की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता है। जलवायु वित्त पोषण के समक्ष वर्तमान चुनौतियां क्या हैं वो देखते हैं। जलवायु परिवर्तन, शमन और अनुकूलन रणनीतियां पर्याप्त नहीं होने के कारण अधिक सक्रिय कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सक्रियता में कमी के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। जलवायु परिवर्तन का अधिक खतरा झेल रहे देशों में तथा कृषि एवं उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शमन क्षमता होने के बावजूद भी इन्हें कम वित्त पोषण प्राप्त हो रहा है। निजी क्षेत्र की अनुकूलन संबंधी कार्रवाइयों का अभी भी बेहतर तरीके से लाभ नहीं उठाया जा रहा है।
निजी क्षेत्र की अनुकूलन संबंधी कार्रवाइयों का अभी भी बेहतर तरीके से लाभ नहीं उठाया जा रहा है। अब जो है रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की गई उसके बारे में देखते हैं। वित्त पोषण व्यवस्था में बदलाव लाने की ज़रूरत है। इसके लिए रियायती वित्त प्रदान करने एवं वित्तीय जोखिम को कम करने पर अधिक ध्यान देने, जलवायु और विकास संबंधी आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य बनाने आदि की जरूरत है। प्रभावी नीतियों और विनियामक फ्रेमवर्क के जरिए घरेलू स्तर पर पूंजी जुटाने की आवश्यकता है। जलवायु कार्रवाई की दिशा में होने वाली प्रगति को मापने और प्रबंधित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण और विस्तृत डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा डेटा तक पहुंच में सुधार करने की भी आवश्यकता है। अब जो है जलवायु वित्त पोषण में सुधार के लिए शुरू की गई कौन कौन से पहल वो देखते हैं। दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर COP28 सम्मेलन में वैश्विक जलवायु वित्त फ्रेमवर्क अपनाया गया है। अभी जो हाल ही में कुछ दिन पहले 2023 में जो COP28 सम्मेलन हुआ था वो दुबई में हुआ था और वहाँ पे वैश्विक जलवायु वित्त फ्रेमवर्क को अपनाया गया है। वैश्विक जलवायु वित्त फ्रेमवर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है फ्रांस की AFD 2050 फैसिलिटी के तहत पेरिस समझौते को लागू करने के लिए लगभग 30 विकासशील देशों का समर्थन किया जा रहा है। कितने? लगभग 30 विकासशील देशों का समर्थन किया जा रहा है। नेक्स्ट है विकासशील देशों को न्याय संगत तरीके से स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों को तेजी से अपनाने में मदद करने के लिए जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है एक अध्ययन के अनुसार जिब्राल्टर सबडक्शन जोन अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ रहा है। एक अध्ययन के अनुसार जिब्राल्टर सबडक्शन जोन जो है अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ रहा है। सबडक्शन जोन या बेनियफ जोन अभिसरण प्लेट सीमाओं के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां एक विवर्तनिक प्लेट दूसरी विवर्तनिक प्लेट के नीचे खिसक जाती है और मेंटल में जाकर मिल जाती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन या प्रविष्टन कहा जाता है। सबडक्शन की शुरुआत विल्सन चक्र की मौलिक विशेषता है। सबडक्शन की शुरुआत जो है विल्सन चक्र की मौलिक विशेषता है। विल्सन चक्र समुद्र नितल के प्रसार व सबडक्शन के कारण महासागरीय बेसिनों का क्रमशः बार बार खुलना व बंद होना है। सबडक्शन के गहरे गर्त भूकंप और ज्वालामुखियों की उत्पत्ति होती है। ये ज्वालामुखी महासागरों में प्रायः अभिसरण सीमाओं के साथ द्वीपीय चाप का भी निर्माण करते हैं। ये देखिए ये ओशियनिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ओशियनिक प्लेट क्या होता है? मजबूत होता है। कॉन्टिनेंटल प्लेट थोड़ा कमज़ोर होता है, जिसके कारण ये कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जा रहा है और इसी को कहते हैं सबडक्शन जोन। ये बाद में जा कर के मेंटल के आसपास में ये पिघल जाता है और मिक्स हो जाता है। फिर बाद में दूसरी जगह ये वोल्केनो इरप्शन के कारण फिर बाहर निकलते हैं। वहाँ पे फिर से ये एक प्लेट फिर से ये इस प्लेट सीमा में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है अटलांटिक में सबडक्शन जोन। देखते हैं इसको। वैज्ञानिक अटलांटिक जैसे परिपक्व महासागरों में सबडक्शन जोन का बनना एक दुर्लभ परिघटना मानते हैं। उल्लेखनीय है कि अटलांटिक का निर्माण सुपर कॉन्टिनेंट के टूटने से हुआ है। किसके टूटने से हुआ है? सुपर कॉन्टिनेंट के टूटने से हुआ है। इसे दुर्लभ परिघटना इसलिए माना जाता है क्योंकि ऐसे अत्यंत प्राचीन महासागरों में पाए जाने वाले स्थलमंडल अधिक मोटे और कठोर होते हैं। इस कारण से आसानी से टूटते और मुड़ते नहीं हैं। अप्रतिरोधी किनारों से घिरे महासागरों में सबडक्शन की प्रक्रिया शुरुआत के लिए इनका टूटना और मुड़ना एक पूर्व शर्त है। इसके बावजूद भी अटलांटिक में दो पूर्ण विकसित सबडक्शन जोन पाए गए हैं। वो हैं लेसर एंटिलीज और स्कोटिया आर्क्स। ये दो जो है पूर्ण विकसित हैं। और तीसरा जो है जिब्राल्टर आर्क अभी विकास की गति में पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी धीमी हो गई थी। इससे इस दुविधा को बढ़ावा मिला था कि यह सक्रिय है अथवा नहीं। अब जो है इसका अध्ययन के मुख्य बिंदु पर एक नज़र डालते हैं। जिब्राल्टर सबडक्शन अभी भी सक्रिय अवस्था में है। क्या है? ये जो जिब्राल्टर सबडक्शन है अभी भी सक्रिय अवस्था में है और यह लंबी निष्क्रियता की अवधि के बाद अटलांटिक में आगे विस्तारित हो जाएगा। एक सिकुड़ते महासागर से शुरू होने वाला सबडक्शन जोन एक संकीर्ण समुद्री गलियारे के माध्यम से नए खुलते हुए महासागर में प्रवेश कर सकता है। नेक्स्ट है वो है भारतीय कृषि अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान में अधिक उपज वाली पूसा बासमती की किस्मों की अवैध खेती करने पर आपत्ति प्रकट किया है। क्या है इसको देखते हैं।
पाकिस्तान में भारत की उच्च उपज वाली पूसा बासमती की किस्मों की गैर कानूनी रूप से खेती की जा रही है। साथ ही पाकिस्तान ने इन किस्मों का आधिकारिक रूप से पंजीकरण भी किया हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस पर आपत्ति जताते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पूसा बासमती की जिन किस्मों को मूल रूप से IARI ने विकसित किया है और जिनकी पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से खेती की जा रही है वो किस्में निम्न हैं। देखते हैं। यह है पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1121, PB 1121। यह अपने दानों के कर्नेल की अधिक लंबाई के लिए जानी जाती है। पूसा बासमती 1121 जो है, यह किस्म जो है अपने दानों के कर्नेल की अधिक लंबाई के लिए जानी जाती है। इसकी खेती अवैध रूप से पाकिस्तान में हो रही है। नेक्स्ट है PB 1509। इस किस्म की फसल 115 से 120 दिनों में पककर तैयार होती है। वहीं अधिक उपज देने वाली बासमती की अन्य किस्मों को 135 से 145 दिन लग जाते हैं। नेक्स्ट है PB 1847, PB 1885 और PB 1886। सभी जो है ये तीनों PB 1509 के उन्नत संस्करण हैं। इसमें क्या है, इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट और राइस ब्लाइट फंगल रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है। अब कानूनी सुरक्षा क्या है इसके बारे में देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित इन सभी किस्मों के बीज अधिनियम 1966 के तहत अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम बुआई या रोपण के लिए अधिसूचित फसल प्रजातियों या किस्मों के बीजों के निर्यात और आयात पर प्रतिबंध लगाता है। ये किस्में पौधे किस्म और कृषि अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत भी पंजीकृत है। इस अधिनियम के तहत केवल भारतीय किसान को ही किसी भी संरक्षित पंजीकृत किस्म के बीज बोने, बचाने, दोबारा बोने, विनियमित करने या साझा करने की अनुमति दी गई है। इस अधिनियम में ब्रीडर के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है। अब नेक्स्ट जो है भारत से बासमती चावल का निर्यात, इसको देखते हैं। भारत दुनिया में बासमती चावल का अग्रगण्य निर्यातक है। बासमती चावल का निर्यात सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को किया जाता है। इन देशों के लोग परवाइल्ड राइस खाना पसंद करते हैं। परवाइल्ड राइस क्या है इसके बारे में जानते हैं। परवाइल्ड राइस के दाने सख्त होते हैं। उन्हें लंबी अवधि तक पकाने पर उनके टूटने की संभावना कम रहती है। बासमती चावल के बारे में जानते हैं। बासमती को सुगंधित मोती के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? सुगंधित मोती के रूप में जाना जाता है। यह लंबे दाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है। इसे कई सदियों से मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी में उगाया जाता रहा है। वर्तमान में इसकी खेती जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जाती है। अब जो है बिहार के भी कुछ क्षेत्र में किया जाता है, खास करके रोहतास वाले रीजन में। बासमती चावल की किस्मों को लंबे समय तक धूप, उच्च आर्द्रता और सुनिश्चित सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब तक बासमती चावल की 34 किस्मों को बीज अधिनियम 1966 के तहत अधिसूचित किया गया है। कितने किस्मों को? 34 किस्मों को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट जो है अब है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने भारत में आय और संपत्ति असमानताओं 1922 से लेकर 2023 शीर्षक से एक अध्ययन प्रस्तुत किया है या प्रकाशित किया है। उसके बारे में देखते हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब WIL एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जो है एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र है। यह असमानता के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय न्याय को बढ़ावा देने वाली सार्वजनिक नीतियों के अध्ययन पर केंद्रित है। अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। स्वतंत्रता के बाद 1980 के दशक की शुरुआत तक असमानता में गिरावट दर्ज की गई थी। इसके बाद की अवधि में असमानता बढ़ना शुरू हुई और 2000 के दशक की शुरुआत से इसमें काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई है। 2023 के अंत तक के आंकड़ों के अनुसार भारत के सबसे धनी नागरिकों के पास देश की 40.1% संपत्ति है। 2023 के अंत तक के आंकड़ों के अनुसार भारत के सबसे धनी नागरिकों के पास देश की 40.1% संपत्ति है। भारत के शीर्ष 1% समृद्ध लोगों की आय दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों के शीर्ष 1% समृद्ध लोगों की आय से भी अधिक है। चरम असमानता से जुड़ी कुछ चिंताएं हैं, उसके बारे में देखते हैं। यह समाज और सरकार पर धनी लोगों के असमान प्रभाव को बढ़ावा देती है। इससे प्लूटोक्रेसी
प्लूटोक्रेसी को बढ़ावा मिलता है। प्लूटोक्रेसी जो है धनी वर्ग का राजतंत्र को जो है उसको प्लूटोक्रेसी कहा जाता है। गरीब लोगों के लिए गरीबी के दुष्चक्र से निकलना अधिक कठिन होता है क्योंकि उनके पास समान अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं। समग्र आर्थिक समृद्धि को कम करती है। अब जो है आय असमानता दूर करने के लिए अध्ययन में की गई सिफारिशों को देखते हैं। ये मेंस के आंसर राइटिंग में इसका उपयोग किया जा सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्थिक डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण में व्यापक सार्वजनिक निवेश करने की आवश्यकता है। इससे औसत भारतीय के रहन सहन में सुधार होगा। आय और संपत्ति दोनों के ध्यान में रखते हुए टैक्स कोड का पुनर्निर्माण करना चाहिए। सबसे धनी परिवारों की कुल संपत्ति पर 2% का सुपर टैक्स लगाया जा सकता है। ये बहुत अच्छा सुझाव है कि सबसे धनी परिवारों की कुल संपत्ति पर जो है 2% का सुपर टैक्स लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 अधिसूचित किए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नियमों में संशोधन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई शक्तियों का उपयोग करके किया है। नए नियमों ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 में संशोधन किए हैं। नए संशोधनों पर एक नज़र डालते हैं। अभी जो संशोधन हुआ वो क्या संशोधन हुआ है उसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्रों के लिए उच्चतम और न्यूनतम मूल्य तय करेगा। ये मूल्य EPR का पालन नहीं करने पर बाध्यकारी संस्थाओं पर आरोपित की जाने वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को क्रमशः 100% और 30% के समतुल्य होंगे। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का पालन नहीं करने पर बाध्यकारी संस्थाओं पर आरोपित की जाने वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के क्रमशः 100% और 30% के समतुल्य होंगे। EPR से आशय है कि किसी उत्पाद की उपयोग अवधि की समाप्ति तक उसके पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर प्रबंधन हेतु निर्माता की जिम्मेदारी होगी। इसके बाद जो है पंजीकृत संस्थाओं के बीच EPR प्रमाण पत्रों का लेन देन मूल्य उच्चतम और निम्नतम मूल्यों के बीच होगा। यह कार्य समर्पित पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसके माध्यम से इसके उच्चतम मूल्य और निम्नतम मूल्य के बीच प्रमाण पत्रों का लेन देन सुनिश्चित किया जाएगा। नियमों का अनुपालन न करने की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति तय करने व एकत्र करने हेतु दिशा निर्देश तैयार करने और सिफारिश करने की जिम्मेदारी CPCB की होगी। CPCB की जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट है बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। इसके क्या उद्देश्य हैं उसको देखते हैं। पुनर्चक्रण के जरिए चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। रिसाइकलिंग के जरिए जो है सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही अपशिष्ट बैटरियों का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। अपशिष्ट बैटरियों को संग्रह करने एवं पुनर्चक्रण नवीनीकरण में उद्योग और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। EPR के माध्यम से प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत को लागू करना है। बैटरी निर्माण में नए कच्चे माल के उपयोग पर निर्भरता कम करना है और प्राकृतिक संसाधनों की बचत करना है। अभी आप विदेश वगैरह में जाइए तो वहाँ पे क्या होता है कि सड़क के साइड में एक बहुत अच्छा एक टैबलेट टाइप का बना होता है और उसमें बहुत सारे बैटरी चार्जिंग के लिए रखे रहते हैं। आप अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी है या कोई कार है आप उसको ले जाइए और अगर आपका बैटरी डिस्चार्ज है यहाँ पे जा कर के आप एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो अन्य कुछ न्यूज़ था उसके बारे में देखते हैं। नामांकन प्रक्रिया अभी जो है लोकसभा चुनाव के लिए डेट रिलीज कर दिया गया है और आचार संहिता भी लगा दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरुआत हो चुकी है। उम्मीदवार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के तहत नामांकन दाखिल करते हैं। देखिए ये लाइन जो है उम्मीदवार जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के तहत जो है नामांकन करते हैं। नामांकन दाखिल करने की तिथि भारत का निर्वाचन आयोग तय करता है। ये जो तिथि है वो भारत के निर्वाचन आयोग तय करता है।
उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक द्वारा नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपना होता है। वो रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर जो है ये भी निर्वाचन आयोग बनाते हैं, चाहे डीएम को या फिर किसी को भी वो बना सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त दल का कोई उम्मीदवार जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ता है, प्रस्तावक के रूप में उस निर्वाचन क्षेत्र के केवल एक मतदाता की आवश्यकता होती है। वहीं निर्दलीय या पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के मामले में 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है। अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार है, अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो उसको 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है। वहीं कोई किसी रजिस्टर्ड पार्टी से चुनाव लड़ता है तो उसको मात्र एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। कोई उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम 4 नामांकन दाखिल कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई उम्मीदवार जो है एक निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम 4 नामांकन दाखिल कर सकता है। अवकाश के दिन नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जा सकते हैं। जो छुट्टी के दिन होते हैं उसमें नहीं दाखिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री राहत कोष। मुख्यमंत्री राहत कोष के बारे में जानते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए किए जाने वाले कुछ आपातकालीन कार्यों को आदर्श आचार संहिता के दायरे से मुक्त कर दिया है। इस कोष का उद्देश्य बड़ी प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं आदि से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना है। प्रधानमंत्री राहत कोष के समान ही यह कोष भी मुख्य रूप से सार्वजनिक और निजी संस्थानों, शैक्षिक संगठनों आदि से प्राप्त दान से संचालित होता है। प्रधानमंत्री राहत कोष के समान ही यह कोष भी मुख्य रूप से सार्वजनिक और निजी संस्थानों, शैक्षिक संगठनों आदि से प्राप्त दान से संचालित होता है। CMRF जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में को दिए गए दान को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत आयकर से 100% छूट प्राप्त है, यानी कि कोई टैक्स नहीं देना होता है। नेक्स्ट है समिट फॉर डेमोक्रेसी। समिट फॉर डेमोक्रेसी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने समिट फॉर डेमोक्रेसी के तीसरे संस्करण को संबोधित किया है। समिट फॉर डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं। इसकी उत्पत्ति जो हुई थी, समिट फॉर डेमोक्रेसी अमेरिकी राष्ट्रपति की एक पहल है। इस पहल की शुरुआत दिसंबर 2021 में की गई थी। यह लोकतंत्र से जुड़े अनुभव साझा करने और एक दूसरे के उदाहरणों से सीख लेने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य जो है लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना है, मानवाधिकारों की रक्षा करना है और वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाना है। इसका जो उद्देश्य है क्या है? लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाना है। प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेटिक रिन्यूअल इससे पहले समिट फॉर डेमोक्रेसी आयोजन के दौरान लॉन्च किया गया था। यह पहल लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने, स्वतंत्र मीडिया आदि का समर्थन करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस पहल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है PIB फैक्ट चेक यूनिट। बहुत अभी चर्चा में है ये PIB फैक्ट चेक यूनिट। क्या है कि जो कुछ गलत न्यूज होते हैं उसको PIB जो है, ये जो PIB फैक्ट चेक यूनिट है उसको उस पर रिसर्च करता है कि क्या ये न्यूज सही है या नहीं है और फिर उसको बताता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रेस सूचना ब्यूरो के तहत फैक्ट चेक यूनिट को अधिसूचित किया। PIB सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों और उपलब्धियों पर जानकारी प्रसारित करने के लिए सरकार की एक नोडल एजेंसी है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 IT नियम 2021 के तहत इसे अधिसूचित किया गया है। अब नेक्स्ट है साउंड लेजर। फोनन लेजर के बारे में है। चीनी वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है। जिस प्रकार प्रकाश फोटॉन नामक कई कणों से मिलकर बना होता है, उसी तरह ध्वनि भी फोनन नामक कणों से मिलकर बनी होती है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार प्रकाश फोटॉन नामक कई कणों से मिलकर बना होता है, उसी तरह ध्वनि ध्वनि भी जो है फोनन नामक कणों से मिलकर बनी है। इसे साउंड लेजर को साउंड एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, साउंड एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के रूप में भी जाना जाता है। इसे पहली बार 2009 में विकसित किया गया था। इसे पहली बार जो है 2009 में विकसित किया गया था। नया उपकरण एक माइक्रोमीटर लॉन्ग सिलिका बीड का उपयोग करता है। यह बीड प्रवर्तक गुहा के भीतर प्रकाश की 2 बीम्स द्वारा उत्थापित होता है। वाटर टिश्यू की इमेजिंग के लिए पारंपरिक लेजर की तुलना में फोनन लेजर के अधिक प्रभावी होने का अनुमान है। अब है प्रोजेक्ट गया बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट और उसके परियोजना भागीदारों ने जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों का विश्लेषण करने के लिए प्रोजेक्ट गया का अनावरण किया है। प्रोजेक्ट गया का अनावरण कौन किया है? BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। प्रोजेक्ट गया के बारे में जानते हैं। यह बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इनोवेशन हब, यूरो सिस्टम सेंटर, बैंक ऑफ स्पेन आदि के बीच एक सहयोग है। यह बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इनोवेशन हब, यूरो सिस्टम सेंटर, बैंक ऑफ स्पेन आदि के बीच एक सहयोग है। यह वित्तीय प्रणाली में जलवायु संबंधी जोखिमों के विश्लेषण की सुविधा के लिए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विशेष रूप से लार्ज लैंग्वेज मॉडल का लाभ उठाता है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं। कंपनियों द्वारा कार्बन उत्सर्जन, ग्रीन बॉन्ड्स और वैकल्पिक नेट जीरो प्रतिबद्धता प्रकटीकरण की जांच कर सकता है। यह जलवायु संबंधी खुलासों तक बेहतर पहुंच, दक्ष डेटा निष्कर्षण, सामंजस्यपूर्ण जलवायु मैट्रिक्स तथा स्केलेबिलिटी और विश्वसनीयता के रूप में लाभदायक है। नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सुप्रीम कोर्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के गैर कोर प्रयासों से गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाइनों पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रहा है। अब इसके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण की स्थिति के बारे में जानते हैं। यह है IUCN रेड लिस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में ये शामिल है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड साइट्स परिशिष्ट 1 में यह सूचीबद्ध है। इसे प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके UPSC के लिए। इसे प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब इसकी जो विशेषताएं हैं वो जानते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। यह पक्षी कृषि घास भूमियों में पाया जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक प्रजाति है। यह सर्वहारी है। भारत में पाई जाने वाली बस्टर्ड की अन्य प्रजातियां लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन। इसके जो प्रवास क्षेत्र हैं ये मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। राजस्थान में इस पक्षी की संख्या सबसे अधिक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो संख्या है सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। नेक्स्ट है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। कौन सा दर्जा दिया गया है? मिनी रत्न 1 श्रेणी 1 में रखा गया इसको। ग्रिड इंडिया के बारे में, इसे 2009 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य कार्य भारतीय विद्युत प्रणाली के संचालन की देखरेख करना है। मिनी रत्न दर्जे के बारे में जानते हैं, कैसे मिलता है और क्या होता है। श्रेणी 1 जो है पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाया हो। श्रेणी 1 में उसी को शामिल किया जाता है जो कंपनी पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाया हो। कर पूर्व लाभ 3 वर्षों से कम 1 वर्ष में 30 करोड़ रुपये, कितना? 30 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो। पॉजिटिव नेटवर्थ की स्थिति होनी चाहिए, तभी उसको मिनी रत्न दर्जे में श्रेणी 1 में रखा जाता है। अब श्रेणी 2 में जो है वैसी कंपनी आते हैं जो पिछले 3 साल से लगातार मुनाफा कमाया हो।
पॉजिटिव नेटवर्थ की स्थिति होनी चाहिए। सरकार को देय किसी भी ऋण के पुनर्भुगतान ब्याज भुगतान में चूक नहीं हुई हो तथा बजटीय सहायता या सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं हो, उसी को श्रेणी 2 में रखा जाता है। अब जो है फणींद्रनाथ घोष के बारे में जानते हैं। फणींद्रनाथ घोष, इनका जो जन्म हुआ था 1918 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1992 में। फणींद्रनाथ घोष, ये है फणींद्रनाथ घोष। भारत में फणींद्रनाथ घोष की जयंती मनाई गई है अभी हाल फिलहाल में। फणींद्रनाथ घोष के बारे में जानते हैं। श्री घोष चारूचंद्र घोष के पुत्र थे, मतलब 21 मार्च को जो है इनकी जयंती मनाई गई। श्री घोष चारूचंद्र घोष के पुत्र थे। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में श्रीरामपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? हुगली जिले के श्रीरामपुर में। इनका योगदान क्या था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, वो देखते हैं। इन्होंने हुगली जिले में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया था। वे जैन लाहिड़ी के साथ युगांतर नामक क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए थे। वे श्रीरामपुर में गुप्त समिति के सक्रिय सदस्य थे। किसके? गुप्त समिति के जो थे फणींद्रनाथ घोष सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे गांधी जी के दर्शन के प्रति गहनता से प्रतिबद्ध थे। इन्हें कुछ पुरस्कार मिला था। भारत सरकार ने उन्हें 1972 में ताम्रपत्र से सम्मानित किया था। 1972 में ताम्रपत्र से सम्मानित किया था। इनका मूल्य जो था दृढ़ विश्वास, साहस, देश प्रेम और नेतृत्व। ये जो है फणींद्रनाथ घोष जो है, फणींद्रनाथ घोष नहीं है जिन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने का समर्थन किया। क्रांतिकारी वैकुंठ शुक्ल ने इनकी हत्या कर दी थी क्योंकि उन्होंने एक सरकारी गवाह बन गए थे। तो ये वो नहीं है, ये दूसरे हैं। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो कम्युनिटी पेज को जरूर डेली देखा कीजिए। उस पर करंट का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पोस्ट किया जा रहा है। वो एक न्यू इनिशिएटिव है और इसको और अच्छे से किया जाएगा धीरे धीरे, अभी शुरुआत है।